सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम कवर अप करने वाले महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। ये होगा पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सो पार्ट 1 पहले ही देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पर फोकस करिए। सो चैप्टर नंबर है 8 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16, 17 एंड 18 जो कि पी ब्लॉक का पार्ट है। सो लेट्स मूव ऑन। ठीक, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट लाइन देखिए, कंडेंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16, 17 एंड 18। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16, 17 एंड 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या, जो जितने भी एटॉमिक नंबर है उतने जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको तो पता ही है। सो उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। देखिए जैसे कि 2s है, 4p है, उस पर 2 है, 4 है, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके लिए, इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेल में या फिर किस सब शेल में होगा, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो आपके लिए एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना है। आपको पता ही होगा कि मैजिक्स नंबर क्या होते हैं। सो मैजिक्स नंबर्स क्या होते हैं पता है आपको, वो होते हैं 2, 10, 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54 एंड इसमें ऐड करना है कि हम के क्या 32 यानी कि 86। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नोबल एलिमेंट्स एज वेल एज इसे हम क्या बोलते हैं, मैजिक्स नंबर। क्योंकि इस पर ही आधारित हम आगे पढ़ेंगे, इस पर ही आधारित हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, 10 है, 18, 36 एंड 54। अगर आपको कौन सा भी एलिमेंट दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये एलिमेंट इस नंबर से आगे आता है या इस नंबर से पीछे आता है। यानी कि उसका एटॉमिक नंबर इस नंबर से आगे आता है या फिर इस नंबर से पीछे आता है। समझ लीजिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, सपोज 9 इज एलिमेंट एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। आपको तो पता है फ्लोरीन का है, बट कभी कभार आपको पता ही नहीं चलता है किसका है। सपोज दिया हुआ है 80, 86, 84 दिया हुआ है। 84 तो आपको बहुत बड़ा लगता होगा, ये कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा है ना। तो उसमें आप उसको नहीं ढूंढ पाएंगे कि वो कहाँ का नंबर है, वो किस ब्लॉक का नंबर है, किस ग्रुप का नंबर है। सो आप उस एलिमेंट को ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे। सो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, मैजिक नंबर के आगे है या फिर ये नंबर मैजिक नंबर के पीछे है। सो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है मैजिक नंबर। ध्यान में रखिए मैजिक नंबर। तो आपको तो पता है मैजिक नंबर 2 रिप्रेजेंट फॉर हीलियम। ये देखिए हीलियम ने। और एक बात, और आपको तो पता है कि इतने सारे नंबर, इतना बड़ा एटॉमिक नंबर आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड मेथड बनाई हुई है जिसके मदद से हम उन जो एटॉमिक नंबर है उसका लास्ट जो शेल है उसमें की ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए तो भी चलता। सो उसे क्या हम बोलते हैं, कंडेंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि कंडेंस फॉर्म, जस्ट उसके जो वैलेंस शेल है उसमें के ही हमने अगर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए और उसके पीछे और पहले वाला अगर हमने कंडेंस फॉर्म में लिख दिया तो भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करेक्ट आएगा। जो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो नथिंग बट तो वो नोबल गैसेस को ही रिप्रेजेंट करता है। जो कंडेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम जो भी लिखते, ये जो लिखा हुआ है देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये सभी वैलेंस शेल है। ये सब क्या है, वैलेंस शेल है। सो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए होगा कि नोबल गैसेस का कौन कौन से है, उसका एटॉमिक नंबर तो आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है वो क्या है, मैजिक्स नंबर्स है। और उसके बाद उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये नंबर जो एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है वो उससे पहले है या उसके बाद में। और आपको मैंने बताया हुआ कि पहले तो आपको सल्फर, सेलेनियम, पहले तो आपको ऑक्सीजन हो गया, सेलेनियम हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, उसको एक साथ लिख लेना है। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे सीधे आया हुआ है सेलेनियम आपको पता है कि कौन से ग्रुप में आता है, कौन से पीरियड में आता है, वो आता है 4th पीरियड में। 4th पीरियड से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 3rd पीरियड वाला कौन सा
नोबल गैस है उसका नाम क्या होगा। थर्ड पीरियड वाला यानी कि उसको बाद उसको लिख लेना है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया और आर्गन हो गया, ये थर्ड है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, कैसे लिखेंगे आप, 2, 10 और 18। इसके बाद यानी कि 18 के आगे आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये माइंड में नहीं आता होगा कि यार ये एस क्या है, ये पी क्या है, डी क्या है। ये जो एस पी डी एफ ये जो दिए हुए ये नथिंग बट ये सबशेल है। इसके बारे में डिटेल आपको क्लास 11 के एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर उस चैप्टर में दिया हुआ है। उसके जो लिटिल बट इंफॉर्मेशन है मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट पेज पर ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे फिलअप करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करते रहना है। ये जो दिया हुआ है ये नथिंग बट है अबोव प्रिंसिपल। अबोव प्रिंसिपल बताता है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन भरना है वो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द शेल, यानी कि जो आपको एटम के पास जो सेल दिए हुए उसके अंदर उसके पास एनर्जी होती है। सो उस एनर्जी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड होती है। सो आपको लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे ये बताता है कि यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द शेल। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको 1s में फिलअप करना है। उसके बाद देखिए उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एस जब भी होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, जो P स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, जो डी ऑर्बिटल है, सॉरी डी जो सबशेल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है। और जो F जो सबशेल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप करने पड़ते हैं। सो लोवेस्ट एनर्जी किसके पास है, तो वो है 1s के पास। तो सबसे पहले आपको 1s को फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको 2s को फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको 2p को फिलअप करना होगा, फिर 3s को, 3p को, और ऐसे ऐसे होते हुए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप करना होगा, विद द लो एनर्जी। सो आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा शेल सबसे पहले आता है। सो एक और ध्यान में रखिए, जब 2 आता है यानी कि जब P आ गया तो इसका मतलब यस आएगा ही आएगा, क्योंकि ये P के बाद की शेल है, सॉरी जो S के बाद की शेल है P। और अगर D आ गया तो समझ लीजिए उससे पहले क्या आएगा, P भी आएगा और उससे पहले S भी आएगा। वो जो कोई भी एटॉमिक शेल होगी उस शेल में सबसे पहले तो S आएगा, उसके बाद P आएगी, उसके बाद D आएगी। ये लास्ट में फिलअप करनी पड़ती, उससे पहले P वाली फिलअप करनी पड़ती, उसके पहले S वाली फिलअप करनी पड़ती। सो मैंने ये अब तक ये जो बताया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करने के लिए। सो या अगर आप इसके अंदर डीप जाना चाहते हैं तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि हम वो कवर भी करने वाले हैं आगे के वीडियोज़ में। सो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताई हुई है। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिलअप करना है। ऑक्सीजन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम फिलअप कैसे करना है वो सीख लिए। आपको तो बताया मैंने, सबसे पहले क्या बताया कि आपको मैजिक नंबर ध्यान में रखना है, उसके बाद जो एटॉमिक नंबर है उसका एटॉमिक नंबर ध्यान में रखना है। तो आपको पता है कि जो नोबल गैस फैमिली है उससे पहले आता है हाइड्रोजन गैस फैमिली, उससे पहले आता है ऑक्सीजन फैमिली। सो कौन सा भी एलिमेंट हो तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से पीरियड में आता है या फिर कौन से ग्रुप में आता है। सबसे पहले ग्रुप में, उसके बाद पीरियड में। सो यहाँ पे दिया हुआ है हीलियम, ये हीलियम दिया हुआ है, इसका मतलब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, पहले तो 1s फिलअप करेगा। सो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 2। और एक बात, जो S शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 1 या 2, यानी कि 1 भी बैठ सकते हैं, 2 उसकी मैक्सिमम लिमिट है। P में 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, जो D है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, और जो F है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है 14। सो आप सब ये ध्यान में रखना होगा कि जब लिमिट क्रॉस होगी तो नेक्स्ट जो सेल है उसमें जो एनर्जी वाइज सेल है उसमें फिलअप कर देना। सो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है।
तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है। उसको फिलअप करने से पहले आपको फिलअप करते हुए जो है मैं पहले सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए सिंपल वेज बताता हूँ। टोटल एनर्जी बताओ उस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, उसके बाद कंडेंसर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है वो भी बताता हूँ। सो पहले तो 1s शेल भरेंगी, उसमें कितने हो गए 1s2 हो गए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। उसके बाद 2s2 हो गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए यानी कि टोटल हो गए 4। सो 2p आएगा, इसके बाद जो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2p आएगा, उसमें हो गए टोटल कितने जाएंगे फिर 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए तो कितने बचे 4। इसकी मैक्सिमम वेट कितनी है 6 है। जो आगे वाला पोर्शन है उसको कवर अप करते हैं कि कंडेंस फॉर्म में क्या है। देखिए यहाँ पे हीलियम दिया हुआ है, यानी कि ये हीलियम क्या रिप्रेजेंट करता है, जो चौकोन में दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है ना हीलियम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन के बाद के जो यानी कि इसका तो ये वाला जो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है उतना तो रहेगा ही रहेगा, उसके आगे के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको फिलअप करने पड़ेगी, यानी कि आगे की जो वैलेंस शेल है उसके इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करने पड़ेगी। सो हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको पता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा 1s2 आएगा। सो ऑक्सीजन 1s2 आएगा। सो आपको ये जो दिया हुआ ऑक्सीजन की जो कंडेंस फॉर्म है उसको मैं आपको बताऊंगा। आपको तो पता है ऑक्सीजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p4। अब ये दिया हुआ ये क्या है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम इसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीलियम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सो हीलियम रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद क्या आएगा बचा कितना है ये वैलेंस शेल, ये जो बताए ये बचा है वैलेंस शेल। इसे क्या कहते हैं कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पहले रिप्रेजेंट कर देना किसी नोबल गैस को और नोबल गैस के बाद उसके जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन है उसे ही अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो भी चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा होगा। जैसे उसके जैसे ही फ्लोरीन का भी आप करके देखिएगा और हीलियम का तो आपको जो पता ही हुआ है कैसे। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के आप घर पे प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके लिए अच्छी होगी। कि मैं आपको बता तो दूंगा पर आपको समझ भी आना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है। सो प्रैक्टिस कीजिए घर पे। सो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। और पॉइंट 1 दिया हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 इज NS2 NP4 और 17 का हो गया NS2 NP5, 18 का हो गया NS2 NP6। यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके लिए नया वर्ड होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमने तो कंडेंस देख लिया है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि जो भी ग्रुप में है जो भी ग्रुप में एलिमेंट है उस ग्रुप के एलिमेंट में ऐसे ही फॉर्म में जो लास्ट वैलेंस शेल है वैलेंस शेल में ऐसे ही फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आते हैं। बस यहाँ पे चेंज होती है सिर्फ n की वैल्यू कि कौन सी वैल्यू चेंज होती है, सिर्फ n की वैल्यू 2 आ सकती है, n की वैल्यू 3 आ सकती है, n की वैल्यू कौन सी भी आ सकती है। सो n की वैल्यू ही चेंज होती है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि पूरे के पूरे ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हाईलाइट करता है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो और एक बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये देखिए ऑक्सीजन जो ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में वो कैसे रिप्रेजेंट किए हुए। देखिए यहाँ पे S2 हो गया, ये 2 को ध्यान में 2 को कैंसिल आउट कीजिए और जो बाकी के जो S है और P है उसको देखिए। बाकी जो S और P है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए S2 हो गया और P4 हो गया। वैसे ही नियॉन में क्या दिया हुआ है 3s2 3p4। यहाँ पे S2 आ गया और P4 आ गए, यानी कि सिर्फ क्या चेंज हुआ है n की वैल्यू चेंज हुई है। n यानी कि क्या बोला मैंने, n यानी कि प्रिंसिपल सेल, यानी कि सिर्फ प्रिंसिपल सेल की वैल्यू ही चेंज होती है और बाकी सब क्या रहता है वैसा ही वैसा ही रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट है जो एर्गॉन है उसमें देखिए लास्ट ऑर्बिटल देखिए 4s2 और 4p4, यानी कि p टू द पावर p4 उतना ही है और s4 भी उतना ही है। बाकी सिर्फ चेंज वाली वैल्यू है, वो चेंज क्या हो रही है, सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो रही है। इसे क्या बोलते हैं हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली 17 ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा NS2 NP5। ये देखिए सिर्फ
पीक में पी के जो ऑक्सीजन है उसके एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप करने के बाद जो एटॉमिक नंबर आता है वो किसका आता है, फ्लोरीन का आता है। यानी कि हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप करना है, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एस सब शेल तो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पी में इलेक्ट्रॉन भरते हुए 4 तो कंप्लीट हो गए और जो आगे वाला है वो पी में ही आएगा। सो वैसे ही नियॉन के लिए देखिए 2p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ns2np6। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ग्रुप में के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे, यानी कि उसका जो n की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब कैसा है, सेम टू सेम है। सो सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 एंड 17 आर रिस्पेक्टिवली हैव 2 and 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेयरेस्ट नोबल गैसेस, नियरेस्ट नोबल गैसेस। अब मैंने आपको सबसे पहले यही बताया हुआ था, जो एटॉमिक नंबर है वो कौन से वाले ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको, नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर ही ध्यान में रखने होंगे, यानी कि 2, 10, 18 और 36, 54 एंड 86, यही आपको ध्यान में रखने होंगे। इससे अगर एक से कम गए, यानी कि 10 से अगर एक कम गए तो 9 आएगा, 18 से कम गए तो 17 आएगा, 36 से कम गए तो 35 आएगा। ये जो है अगर स्टेबल, ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, उसके नियरेस्ट वाला जो नोबल गैसेस है उससे अगर एक कम लिया, हमारा यहाँ पे हेलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता, और उससे अगर नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर 2 जो इलेक्ट्रॉन से अगर कम कर दिए, 2 लेस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका एटॉमिक नंबर आता है 16, जो कि रिप्रेजेंट करता है सल्फर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सल्फर को। सो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जब 16 एंड 17 है उसके रिस्पेक्टिवली अगर नियरेस्ट जो नोबल गैस है उससे अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो आएगा 16 ग्रुप एलिमेंट, और अगर उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो आएगा 17 ग्रुप एलिमेंट। सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उसके जो अपीयरेंस है या उसकी साइज़ है, उसके जो उसकी साइज़ यानी कि एटम की साइज़ कितनी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यानी कि फिजिकली, केमिकल यानी कि रिएक्टिविटी कोई भी रिएक्टिव नहीं, सिर्फ जो फिजिकल है वही फिजिकल चीज़ है, जैसे कि उसकी साइज़ हो गया, उसका वेट हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, कुछ भी उसका स्टेट हो गया, यानी कि गैस स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में, ऐसे उसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। अब आपको एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई क्या होता है। कि देखिए एक एटम है, कौन सा भी एटम लीजिए, जैसे ऑक्सीजन का एक एटम हो गया, उसके पास उसके सेल्स होगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। सो जो पहले जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद उसके जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए जितनी कि 6 इलेक्ट्रॉन वो लास्ट में हो गए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के जो सेंटर है यानी कि उसका न्यूक्लियस है, और वहाँ से और लास्ट जो शेल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी कि न्यूक्लियस टू द जो वैलेंस शेल है उसमें का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक रेडाई। क्या बोलते हैं उसे, एटॉमिक रेडाई। अगर यही एटम अगर आयन में होता है, यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन नहीं, जैसे कि सोडियम लेते हैं, और आयनिक रेडाई क्या है, देखिए आयनिक रेडाई जैसे कि हम यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम पॉजिटिव यानी कि सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। सो बट वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, फिर 10 हो गया। सो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो यहाँ पे 2, और उसके लास्ट जो ऑर्बिटल है उसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रिप्रेजेंट करता था मैं। सो आयन के अंदर आयन हो गया, अभी सोडियम क्या हो गया, आयन हो गया, क्योंकि यहाँ से इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। सो आयन में के जो आयनिक रेडियस किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी आयन में उसके न्यूक्लियस और जो उसकी वैलेंस शेल है उसमें का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं हम, आयनिक रेडियस। तो ये आयनिक और एटॉमिक रेडाई किस में जाएंगे, तो ये जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। सो यहाँ पे देखिए ये इसका एक ट्रेंड होता है, यानी कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई चेंज होने का एक ट्रेंड होता है, यानी कि ये कम या तो कम होती जाएगी या फिर इंक्रीज होती जाएंगी या फिर सेम रहेगी। सो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है
फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें क्या बताया हुआ है कि इन ग्रुप 16, 17 एंड 18 द एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे हीलियम हो गया, उसके बाद नियॉन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया और जेनन हो गया। ये जो डाउन द ग्रुप यानी कि जैसे ही ग्रुप में हम नीचे जाते रहेंगे उसका एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आयनिक रेडाई हो या फिर एटॉमिक रेडाई हो वो क्या होगा, बढ़ते रहेगा। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ द क्वांटम शेल। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ गया यहाँ पे, क्वांटम शेल। क्वांटम शेल यानी कि क्या, क्वांटम नंबर यानी कि नथिंग बट अ प्रिंसिपल नंबर, जो कि जैसे कि हमने बताया था n की वैल्यू, जो n को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि NS2 जो 2s2 जो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो 2 है वो नथिंग बट क्या है, क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल शेल नंबर। अब जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले जो पेज है उस पर जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो देखिए जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते रहेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, वैसे वैसे क्वांटम नंबर जो है उसका नंबर बढ़ता जाएगा। ये 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते रहेंगे तो उसका एटॉमिक एक एक शेल ऐड होती रहेंगी और जिस कारण उसका जो साइज है वो बढ़ता रहेगा। पहले तो एक शेल थी ऐसे एटम की जो न्यूक्लियस है, उसके बाद एक ही सेल थी, उसके बाद सेल का नंबर बढ़ गया यानी कि 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया। तो ऐसे ही सेल का जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसमें सेल एडअप हो रही। सो डाउन द ग्रुप जैसे ही सेल का नंबर डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई इंक्रीजेस बिकॉज द क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर हम जैसे कि हमने ग्रुप में देखा, सो अब हम पीरियड में देखेंगे। पीरियड यानी कि क्या, ऐसा जब अगर एक n की वैल्यू जो कांस्टेंट, अगर n की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहती तो उसमें क्या क्या कैसे चेंज होते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही जैसे आगे बढ़ते रहेंगे यानी कि जैसे जैसे राइट साइड में हम मूव होते रहेंगे पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन एडअप होता जाएगा। सो कहाँ पे एडअप होता जाएगा, उसी सेल में। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये देखिए ये अपना न्यूक्लियस है, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, पहले एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी अपोजिट चार्जेस है, तो हम ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके कारण थोड़े बहुत फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा। जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यहाँ पे और यहाँ पे, सो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, यानी कि फ्लोरीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया तो क्या होगा, और छोटी साइज होगी, और छोटी, यानी कि वो और जोर से पुल अप करेगा और ये सेल जो है वो नियरर टू द न्यूक्लियस आ जाएगी। जिस कारण जैसे हम पीरियड में राइट साइड में बढ़ते हैं तो विद द इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक नंबर द एटॉमिक रेडाई डिक्रीजेस एज वेल एज आयनिक रेडाई भी डिक्रीज होती है, क्योंकि सेम टू सेम जैसे हमने डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई इंक्रीज होते हैं, वैसे ही आयनिक रेडाई एंड एटॉमिक रेडाई अलॉन्ग द पीरियड, यानी कि जैसे ही हम राइट को बढ़ते रहेंगे उस तरह से वो डिक्रीज होती जाएगी। सो यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि हैलोजन हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडाई अलॉन्ग द रिस्पेक्टिव पीरियड, यानी कि अगर हमने थर्ड पीरियड लिया तो उसमें क्लोरीन हो गया। सो क्लोरीन के जो साइज है वो अपने पीरियड में सबसे छोटी है। अब आप ये बोलेंगे कि सर इसके बाद तो नियॉन है, आर्गन है। सो आर्गन तो इससे ज़्यादा एक और इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कि सर इससे तो एक इलेक्ट्रॉन है तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करना होगा उससे, और छोटी साइज होनी चाहिए, यानी कि क्लोरीन से कम साइज होनी चाहिए। बट आपको तो कह रहे कि हाइड्रोजन की साइज तो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि देखिए उसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते रहते। सो ये यहाँ पे तो उसका न्यूक्लियस के साथ उसका तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। आपस के जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे तो रिपल्शन होगा ना। सो यहाँ पे ये पहले वाले सेल से जो इलेक्ट्रॉन है उस सेल के इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण जो नोबल गैसेस है, नोबल फैमिली है, उसकी जो साइज है वो फ्लोरीन यानी कि जो हाइड्रोजन फैमिली है उससे थोड़ी ज़्यादा रहती है। सो क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि क्या,
आपको ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट करती है कि आपको कितनी एनर्जी लगती है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हमने किसी भी एटम से अगर हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया तो वो क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है। यानी कि अगर हमने सोडियम लिया, उसका जो एटॉमिक नंबर है 11, उससे अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर दिया तो उसका क्या हो गया, सोडियम कैटायन हो गया, सोडियम कैटायन हो गया। सो ये जो इलेक्ट्रॉन जो हमें ये जो इलेक्ट्रॉन है उसे अगर हमको निकालना है, हमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है जो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है अगर हमें सोडियम से इजेक्ट करना होगा तो हमें एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है। सो अगर ये सोडियम है, सोडियम में से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए जो भी एनर्जी लगती उसे क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम जो मेटल है उसमें रहती और सबसे ज़्यादा क्या किस में रहती, नॉन मेटल में रहती। सो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल में ही रहती। और नॉन मेटल कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो एग्जिस्ट करते हैं राइट साइड में, यानी कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट है उससे जितने हम राइट में जाते रहेंगे तो उससे उतना ही उसकी जो नॉन मेटल है वो बढ़ते, नॉन मेटेलिक टेंडेंसी है वो बढ़ती रहेंगी। यहाँ पे देखो है कि इन द ग्रुप 16, 17 एंड 18 हैविंग द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि 16, 17, 18 को आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हाई है। क्यों? क्योंकि ये वो नॉन मेटल्स है, क्योंकि ये राइट साइड ऑफ एन पीरियोडिक टेबल में एग्जिबिट करते। सो उसके बाद दिया हुआ है द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। मैंने आपको ये बताया था कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, साइज बढ़ती रहती है, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर रहेगा। सो जैसे जितना भी दूर रहेगा तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो उसे इजेक्ट करना क्या होगा, ईजी रहेगा। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। सो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में आसानी होगी। यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि डाउन द ग्रुप जैसे हम जाएंगे सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होती रहेगी, यानी कि कम एनर्जी लगेगी आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ड्यू टू द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल। जैसे हमने पीरियड के लिए एटॉमिक रेडियस देखी थी, अब पीरियड के लिए एटॉमिक रेडियस क्या करती है, कम होती रहती है, यहाँ से डिक्रीज होती रहती है अगर हम राइट साइड में बढ़ते रहे तो। अगर जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या देखा था हमने, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होती रहेगी। सो साइज का, एटॉमिक साइज का आयनाइजेशन एंथैल्पी से कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी जब कब ज़्यादा होगी, जैसे ही साइज कम होगी। सो सबसे कम साइज किसकी है, तो सबसे कम साइज किसकी है, तो है हैलोजन फैमिली की। सो हैलोजन फैमिली का आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी, सबसे हाई होगी। बट यहाँ पे एक और पॉइंट होते हैं कि जो हमारे नोबल गैस फैमिली है वो एकदम स्टेबल है, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण उसे उसके लिए उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर एटॉमिक यहाँ पे जो दिया हुआ है कि एटॉमिक रेडियस सबसे कम का किसके लिए होगी, तो हैलोजन फैमिली के लिए होगी। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा किसके लिए होगी, सबसे ज़्यादा पीरियड में किसके लिए होगी, तो वो होगी नोबल फैमिली के लिए, यानी कि नोबल गैस फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। लास्ट पॉइंट है द ग्रुप 16 हैव द लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू द ग्रुप 15। और एक बात, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो साइज के अनुसार तो चेंज होती रहती, बट उसके लिए उसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 18 ग्रुप के लिए सबसे जो 18 ग्रुप है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 15 ग्रुप के पास है, किससे ज़्यादा है, वो है 16 ग्रुप से ज़्यादा। ग्रुप 15 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भरते हैं तब तो यहाँ पे 15 ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है कि हाफ फील्ड शेल है। तो हाफ फील्ड शेल क्या होती है, जो इनकम्प्लीटली फील्ड शेल होते हैं उससे क्या होती है, स्टेबल होती है। सो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप 16 हैव द लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी दैन एज कम्पेयर टू द ग्रुप 15। सो
यानी कि ग्रुप 15 के जो कोई भी एलिमेंट है उसका आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना या हमें क्या होगा, कठिन जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पता नहीं है तो ये भी बता देता हूँ। जैसे हमने आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना पड़ता है लास्ट वैलेंस शेल से, वैसे ही अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल में ऐड अप करना होगा तो उसके लिए क्या, जैसे यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी को ब्रेक, यहाँ पे जो न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या लगी, एनर्जी लगी। अगर हमें जो इलेक्ट्रॉन है जब ऐड करेंगे तो उसको न्यूक्लियस के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी इजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हमने यहाँ से एनर्जी इजेक्ट की तो अब इसमें और इलेक्ट्रॉन और जो ऐड किया हुआ इलेक्ट्रॉन है और उसका न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। सो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या डिस्क्राइब करता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इन द वैलेंस शेल। सो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में ऐड अप करना होगा तो उससे उस वक्त जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई उसे क्या हम बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रहती है वो किस पर डिपेंड रहती है, तो वो रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी क्या, उसके पास जो टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को रखने की। अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने लास्ट शेल में अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि उसके पास क्या टेंडेंसी होनी चाहिए, जो हमने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है उसको रखने की टेंडेंसी होनी चाहिए। सो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। इन द ग्रुप 16, 17 एंड 18 द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम द लेस निगेटिव डाउन द ग्रुप। यहाँ पे जो लेस निगेटिव यानी कि क्या, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू क्यों दी हुई है, निगेटिव वैल्यू यानी कि रिलीज की हुई है एनर्जी। निगेटिव वैल्यू किसी भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें जो निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी को रिलीज किया हुआ, यानी कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी उसे क्या हम किस में हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनस साइन में, यानी कि निगेटिव साइन में। सो बिकम लेस डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेनिंग जो टेंडेंसी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो एनर्जी जो रिलीज करेंगी वो कैसी होगी, कम होती रहेंगी। यानी कि माइनस अगर हमने साइन रख दिया तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होती रहेगी, बिकम लेस होती रहेगी, यानी कि कम होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रुप 16 द ऑक्सीजन हैज अ लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन सल्फर ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज। देखिए केमिस्ट्री में कैसा होता है कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उसको ट्रेंड्स में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए एक्सेप्शन होते हैं। वैसे ही जैसे ऑक्सीजन अगर यहाँ पे क्या बताया है कि डाउन द ग्रुप क्या होती, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, कम होती रहेगी, इसकी वैल्यू यानी कि कम होती रहेगी। बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू वो सल्फर से भी कम है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ही क्या है, एटम बहुत छोटा है। उसके पास अगर हमने ऐड करते रहे तो वो क्या होगा, वो नहीं ले पाएगा। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण वो रिपेल करते रहेगा, यानी कि वो रिपेल करेगा और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो ऑक्सीजन की जो इंथैल्पी है वो सल्फर से क्या रहेगी, कम रहेगी। सल्फर से ही नहीं, जो कि सब वैल्यू अगर आप उसकी वैल्यू देखेंगे तो सब वैल्यू से सबसे कम किसकी होगी, सो ऑक्सीजन की होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 16 ग्रुप में किसकी होगी, वो होगी सल्फर की, एस की होगी, उसके बाद होगी सेलेनियम की होगी, उसके बाद टेलुरियम की होगी, उसके बाद पोलोनियम की होगी और सबसे लास्ट में होगी ऑक्सीजन की। यहाँ पे पोलोनियम नहीं लिया तो भी चलता, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सो उसकी जो केमिस्ट्री वो ज़्यादा से ज़्यादा करके पढ़ी नहीं जाती। सिमिलरली जो हैलोजन फैमिली है उसमें भी ऐसा ही होता, उसमें भी फ्लोरीन की जो है वो क्लोरीन से भी कम रही थी। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यही दिया हुआ है कि ग्रुप 17 में भी फ्लोरीन हैज़ द लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन क्लोरीन, यानी कि जैसा सल्फर और ऑक्सीजन में हुआ वैसा ही क्लोरीन और फ्लोरीन में भी हुआ। बट यहाँ पे जो जैसा ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता वैसा फ्लोरीन सबसे लास्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्लोरीन, उसके बाद जो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी वो होगी फ्लोरीन, और उसके बाद होगी
ब्रोमीन और लास्ट में होगी आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, इसलिए उसकी टेंडेंसी भी ज़्यादा रहेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप 18 एलिमेंट हैज़ नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर देखिए जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं एडअप कर पाएगा, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, यानी कि उसका जो सेल्स है वो कम्प्लीटली फिल रहेंगे। सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, ऐड नहीं हो सकता। वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल है, सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो पाएगा। सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। सो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो किसकी रहेगी, वो रहेगी नोबल गैसेस की, यानी कि नोबल फैमिली की। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन व्हेन द बॉन्ड्स ब्रेक। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रुप 16, 17 एंड 18 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे ग्रुप के हम नीचे जाते रहेंगे, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, सो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी जब बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि वो ग्रुप 16, 17, 18 द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे अगर हम ग्रुप में नीचे बढ़ते रहेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती रहेगी। ऑक्सीजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू द फ्लोरीन अमंग द ऑल ऑफ द एलिमेंट। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है 4, उसके बाद है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5, उसके बाद है क्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव 3। सो सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है, उसके बाद है ऑक्सीजन की। हेलोजेंस हैव द वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल। मैंने ये भी बताया था कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है कि ग्रुप 16 एलिमेंट, यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज दी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कि पॉइंट फर्स्ट है ऑक्सीजन इज अ गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिबिट करते हैं, और ऑक्सीजन है वो गैस स्टेट में एग्जिबिट होता है। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड्स व्हाइल पोलोनियम इज अ मेटल। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और सेलेनियम एंड टेलुरियम क्या है, मेटलॉइड। मेटलॉइड यानी क्या, मेटल और नॉन मेटल के बीच में का, मेटल और नॉन मेटल के बीच में का जो बोलते हैं, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्ट हीट और ऐसे जैसे, और नॉन मेटल की जैसे वो कर नहीं पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा और हीट भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। बट जो मेटलॉइड्स है वो क्या कर पाएंगे, सम हाउ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा और हीट भी कंडक्ट कर पाएगा। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, सेलेनियम एंड पोलोनियम क्या है, नॉन मेटलॉइड्स है, और पोलोनियम है ये प्योरली मेटल है। और एक बात, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे यानी कि डाउन द ग्रुप जाते रहेंगे, वैसे वैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। जो पहले वाली क्या है, नॉन मेटल से, ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, और उसके आगे के जो है सेलेनियम मेटल क्या है, मेटलॉइड्स है, और जो लास्ट वाला है वो क्या है, मेटल है। यानी कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोलोनियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विच हैज़ अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 13.8 डेज। हाफ लाइफ पीरियड आपको बताया हुआ है। सो नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ये आपने ध्यान में रखा कि मेटल को क्या रहती, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा हीट लगती और मेटेलिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती रहती। वैसे ही अगर हमने दो पॉइंट को अगर हमने जोड़ा तो क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर एग्जिबिट द एलोट्रोपी। और न्यू पॉइंट है यहाँ पे एलोट्रोप्स। क्या है एलोट्रोप्स, क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी फॉर्म, कोई भी एलिमेंट है उसके डिफरेंट फॉर्म रहते। अब आप इसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं कि एलोट्रोपी का क्या मतलब होता है। एलोट्रोपी यानी कि क्या, कि कौन सा भी एलिमेंट ये क्या रहता है, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि जैसे कि आप एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कार देखो, कौन सी भी कार है उसके क्या रहते, डिफरेंट फॉर्म रहते। एक ही कंपनी के कार के डिफरेंट फॉर्म रहते। वैसे ही ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके क्या रहेंगे, डिफरेंट फॉर्म रहेंगे। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के मॉलिक्यूल में और O3 के मॉलिक्यूल में, यानी कि ओजोन के फॉर्म में। O3 एंड O2 आर द
क्या है अलोट्रॉप्स है ऑक्सीजन के, वैसे ही सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता, सल्फर S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S4 के S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 के फॉर्म में, और ऐसे डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेलेनियम भी ऐसे ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ऑल द एलिमेंट यानी कि सल्फर हो या फिर से ऑक्सीजन हो, सेलेनियम हो, पोलियम हो, ये सब क्या है इसके पास है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिबिट द ऑलोट्रॉपिक फॉर्म्स इन द ग्रुप 16। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 जिसमें कि जैसे ही ग्रुप 16 के लिए जैसे हमने प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी देखी, वैसे ही ग्रुप 17 के लिए हम जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैस है, और ब्रोमीन क्या है, एक लिक्विड है। ब्रोमीन रेड कलर का लिक्विड होता है, आयोडीन वायलेट कलर का सॉलिड होता है एट द रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन क्या है, येलो कलर का गैस है, क्लोरीन है ग्रीन कलर का गैस, ग्रीनिश कलर का गैस, ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन है रेड कलर का गैस, और आयोडीन है वायलेट ग्रीन कलर। कलर भी ध्यान में रखने पड़ते क्योंकि कलर के बेसिस पर आपको एलिमेंटल एनालिसिस होता है, यानी कि कौन से कंपाउंड दिया होता है उसमें से आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट इस कंपाउंड में होगा या फिर इस सब्सटेंस में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट होगा। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ये जेई और नीट के हिसाब से पूछे जाते हैं, यहाँ पे बोर्ड के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट विद द वाटर। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या करते हैं, रिएक्ट विद वाटर करते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन द वाटर एंड आर सोल्यूबल इन द वेरियस सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, सच एज क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, विच गिव्स द कलर सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन और फ्लोरीन है वो रिएक्ट करते हैं वाटर से, बट जो रिएक्ट करते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हाई रहती है, क्योंकि आपको तो पता है मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। सो ये इन प्रॉपर्टीज के वजह से वो वाटर के साथ रिएक्टिविटी करता है और डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। बट ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, वो कंपाउंड वो सोल्यूबल रहता है वाटर में भी, और डिफरेंट जो सॉल्यूशन रहते हैं जैसे कि CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स यानी कि डिफरेंट जैसे कि इथेन हो गया, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स का जो कंपाउंड रहता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उसे जैसे कि इथेन हो गया या फिर कौन सा भी हो गया जो लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोकार्बन रहता। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन द ग्रुप 17 इज गिवन एज Cl की बॉन्ड जो है वो ग्रेटर रहती है Br से, और जो वो भी ग्रेटर रहती है फ्लोरीन के जो बॉन्ड एंथैल्पी है उससे, और जो सबसे लास्ट रहती है आयोडीन की। सो सबसे ज़्यादा ये किससे डिटरमाइन किया हुआ है, ये डिटरमाइन किया हुआ है कि दो जो इलेक्ट्रॉन जो आइटम्स है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये बॉन्ड डिसोसिएशन भी डिपेंड करती है। लास्ट पेज यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रुप 18 एलिमेंट के लिए जो है उसमें दिया हुआ है कि नोबल गैसेस आर मोनोएटमिक। अभी हमने देखा है कि ऑक्सीजन कैसा रहता है, O2 के फॉर्म में रहता, और जो फ्लोरीन रहता है वो भी क्या रहता है, F2 के फॉर्म में रहता, क्लोरीन रहता है Cl2 के फॉर्म में। बट जो नोबल गैस एलिमेंट्स है वो क्या रहती है, सिर्फ मोनोएटमिक फॉर्म में। मोनोएटमिक यानी कि उसका जो मॉलिक्यूल रहता है वो सिंगल रहता है, मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल में जो एटम रहता है वो सिंगल रहता है। जो यानी कि जो हीलियम एग्जिस्ट कैसे करेगा तो वो He के फॉर्म में यानी कि हीलियम के फॉर्म में रहेगा, न्यून भी Ne के फॉर्म में रहेगा, एर्गोन भी Ar के फॉर्म में रहेगा, उसका Ar2 नहीं रहेगा। Ar2 यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन का 2 रहता वैसा नहीं रहेगा, यानी कि नोबल गैसेस आर मोनोएटमिक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग MCQ में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटमिक, या फिर 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन द वाटर। स्पेरिंगली यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा सोल्यूबल रहता है, जैसे कि अदर एलिमेंट रहते हैं उसके जैसे नहीं रहता। नेक्स्ट है नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता, कम रहता। हीलियम हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहता, इसलिए उसे क्या बोलते हैं,
एनी नॉन सब्सटेंसेस में सबसे कम रहता है, इसलिए क्रायोजेनिक जो सर्जरी रहती है, क्रायोजेनिक यानी कि क्या, अगर सर्जरी करनी हो तो हमें उस जगह को क्या करना पड़ता है, बोथ करना पड़ता है, यानी कि उसको इनसेंसिटिव करना पड़ता है। सो हीलियम के बारे में दिया हुआ है कि हीलियम हैज़ अ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एनी अदर सब्सटेंसेस दैट बीन नोन, मुझे जो कोई भी सब्सटेंसेस है उसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वो है हीलियम का, क्योंकि हीलियम के जो एटम्स है वो He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और हीलियम के एटम के अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम रहता है, यानी कि कम ही रहता, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता, वो सबसे कम रहता। वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये 11 का जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और सो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता, सबसे कम रहता नोबल गैसेस में, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहता, और हीलियम का सबसे कम है। सो इस वीडियो में यहाँ तक ही, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। होप है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, और आपको जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट में मेंशन कर दिए।